आज का क्लास खत्म होने का बाद, आज क्या बार है? मंडे है, तो एक बीपीपी दूंगा, कर लोगे क्या? पढ़ने देता कम क्वेश्चन दूंगा, ओके? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमको बोला है कि कार्ड्स का बारे में आइडिया है ना सबको? हम लोग ये में तो किए थे, परमुटेशन में कार्ड का बारे में बात किए थे, तो कार्ड्स के बारे में हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं कुछ, ओके? और क्वेश्चन आसानी रहना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। चलो फटाफट लिखते हैं अभी इसको। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब हमारा n ऑफ s हो जाना चाहिए कितना? 52 C3। अब हम लोग डिफरेंट बिट्स दिया है, तो फर्स्ट बिट बोला है कि ऑल आर किंग्स, ऑल आर किंग्स। तो हमको तो फेवरेबल कैसे लेना है? जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट में, हम फेवरेबल कैसे लेते हैं? तो ऑल आर किंग्स, तो हमारे पास किंग कितना ठो है? हमारे पास किंग कितना ठो है? 4 ठो किंग है, तो 12 किंग्स है, 3 किंग है। किंग तो 4 ठो है, हमको चाहिए 3 ठो। किंग है 4 ठो, लेकिन हमको उसमें से 3 ठो चाहिए, ओके ना? हार्ट, डायमंड, क्रॉस, पेड, सबका एक किंग होता है ना? तो n ऑफ e हो गया हमारा 4c3, दैट्स ऑल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e भी निकल गया, 4c3 डिवाइडेड बाय 52c3। तो ये हमारा निकल गया पहला बिट। अब दूसरा बिट देखते हैं क्या बोला है। दूसरा बिट बोला है क्या? नो किंग एट ऑल। बिट बी बोला है नो किंग एट ऑल, नो किंग एट ऑल। तो ये मेरे को समझा रहा है क्या एक्चुअली? तो जो कार्ड ले रहे हो उसमें कोई भी किंग नहीं है, मतलब बोल रहा है कि कोई भी बाकी कार्ड ले लो। मतलब इसमें मेरे को इवेंट में ये बता रहा है कि कुछ भी कार्ड ले लो भाई, किंग को छोड़ के। तो हमारे पास किंग को छोड़ने का बाद कितना टो कार्ड बचा है? 48। तो 48 में से कोई भी 3 ले लेंगे, काम खत्म। तो मतलब 3, अच्छा छोड़ डायरेक्ट लिखेंगे। सो n ऑफ p इज इक्वल टू, समझ में तो आ गया क्या? n ऑफ p इज इक्वल टू 48c3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e का वैल्यू हो गया 48c3 डिवाइडेड बाय 52c3, ओके? क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड बोला है कि एग्जैक्टली 1 किंग। थर्ड बिट बोला है कि एग्जैक्टली 1 किंग। तो जो हिडन होता है चीज ना, वो सब चीज हमको निकालना पड़ता है क्वेश्चन में। एग्जैक्टली 1 किंग, तो एग्जैक्टली 1 किंग बोला है, इसका मतलब हमको तो समझना पड़ेगा क्या बोला है एग्जैक्टली क्वेश्चन में। उसमें 3 ठो, हमारा मेन एक्सपेरिमेंट तो 3 कार्ड ड्रॉ बोला है। मेन एक्सपेरिमेंट जो है उसमें 3 ठो कार्ड ड्रॉ हुआ है। उसमें बोला है कि एग्जैक्टली 1 किंग है, तो 2 ठो कुछ और होगा, है ना? मतलब ये क्वेश्चन में जो हिडन चीज है वो बोल रहा है कि 1 किंग एंड 2 अदर्स। तो इसका बारे में हमको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 किंग बोला है तो हम 4c1 लिख कर रह जाएंगे। 4c1 लिखने से नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इतना सारा इवेंट होता है सैंपल स्पेस में निकलता है। सैंपल स्पेस में हम लोग 52c3 लिखे हैं, मतलब 3 ठो तो कार्ड होना चाहिए। अगर मैं 4c1 कर दूंगा उसमें तो 1 कार्ड है, तो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। तो फिर n ऑफ p का वैल्यू हो जाएगा कितना? 4c1 इंटू 48c2, ओके? डी। एक्चुअली ये क्वेश्चन सब आराम से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इट इज परमुटेशन बेस्ड। परमुटेशन का भी बेसिक है, सारे तो परमुटेशन बेस्ड चल रहा है, लेकिन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक चीज है। 1 किंग 2 क्वींस, मतलब यहाँ पे फिक्स कर दिया दोनों का बारे में। 1 किंग 2 क्वींस, 1 किंग एंड 2 क्वींस। बोलो बोलो सर, उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है? हाँ निकालना है, मैं भूल गया, लिख लोगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 4c1 into 48c2
डिवाइडेड बाय 52C3। सारे में प्रोबेबिलिटी निकालना है, भूल गया वहां पे, है ना। तो n ऑफ p का वैल्यू हो जाएगा कितना बताओ, 4C1, 4 किंग में से एक किंग, क्वीन भी तो हमारे पास 4 तो है, 4 क्वींस में से एक क्वीन। तो फिर इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 4C1 इंटू 4C2 बाय 52C3। हमेशा ना तुमको देखना है क्या कि हमको एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है, हमारा सैंपल स्पेस है क्या, सैंपल स्पेस से ही सब चीज निकलता है इवेंट। तो अगर इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं होगा तो वी कैन नॉट फाइंड दैट, है ना। हम निकाल नहीं सकते हो, मतलब ले नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, नहीं ले नहीं सकते, ठीक है। चलो ये 1 किंग 2 क्वींस हो गया। आर ऑफ सेम कलर, आर ऑफ सेम कलर, बिट बोला है कि आर ऑफ सेम कलर, मतलब ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। तो हमको समझ जाना है सेम कलर का मतलब क्या हो गया कि तीनों का तीनों रेड और तीनों का तीनों ब्लैक, यही बोला है। मतलब 3 रेड और 3 ब्लैक कार्ड्स। अब हमारे पास जो रेड कार्ड है कितना तो है और ब्लैक कार्ड कितना तो है, 26 है। तो फिर n ऑफ e का वैल्यू आई थिंक होना चाहिए 26C3, मतलब 26 रेड में से 3 तो रेड हो गया और बोला है मतलब प्लस होना चाहिए 26C3 इज इक्वल टू 2 इंटू 26C3। आई थिंक समझ में आ गया सबको। Yes, sir. तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाल लेते हैं यहाँ पे, इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 2 इंटू 26C3 डिवाइडेड बाय 52C3। ओके, चलो अब अगर हमको अगला बिट पूछा है, अगला बिट क्या पूछा है, अगला बिट बोला क्या है, ऑल आर ऑफ डिफरेंट सूट। चारों कार्ड 3 कार्ड बोला है, ऑल आर ऑफ डिफरेंट सूट। ओके, बिट ई का पास बिट एफ, ऑल आर ऑफ डिफरेंट सूट। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ऑल आर ऑफ डिफरेंट सूट, अगर मैं इसे लॉजिकली सोचूं तो मेरा मन में आता है कि 3 कार्ड तो है, एक होगा हार्ट का, एक होगा डायमंड का, एक होगा क्लब का, या फिर एक होगा हार्ट का, एक होगा डायमंड का, एक होगा स्पेड का, या फिर एक हो गया हार्ट का, एक हो गया क्लब का, एक हो गया स्पेड का, या फिर एक हो गया डायमंड, एक हो गया क्लब, एक हो गया स्पेड, है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास 4 तो सूट है तो पहले से उसमें से 3 तो सूट हमको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लेते ये हो गया, चलो इसको पूरा लिख ही देते हैं, लेकिन हम मतलब केस तो लिख लेंगे यहाँ पे पूरा, लेकिन उसको जब मैथमेटिकल करेंगे थोड़ा अलग उपाय में बताऊंगा मैं, है ना। 1 हार्ट, 1 डायमंड, 1 स्पेड, और 1 हार्ट, 1 डायमंड, 1 क्लब, हो गया ना। H stands for heart, ओके, और D stands for diamond, C stands for क्या, क्लब, और S stands for, और हो सकता है 1 हार्ट, 1 क्लब, 1 स्पेड, और क्या हो सकता है 1 डायमंड, 1 क्लब, 1 स्पेड। तो ऐसा हो सकता है डिफरेंट केसेस। तो फिर हमारा n ऑफ p क्या होगा, मैं बता रहा हूं। n ऑफ p क्या होगा, 4C3। हमारे पास 4 तो सूट था ना, 4 तो सूट में से मैं एक तो सूट लिया, वो 4C3 वेज में होगा। सो दीज आर द 4 केसेस, ये 4 तो केस है 4C3 वेज में। 4 तो सूट में से मैं पहले 3 तो सूट ले लिया। अब हमारे पास 3 सूट है, मेरे को पता है, मतलब मेरे को पता है कि हार्ट है, डायमंड है, क्लब है, ऐसा कुछ है। हार्ट है, डायमंड है, क्लब है, और मेरे को सब में से एक एक कार्ड निकालना है। जरा बताओ, अगर सब में से मैं एक एक कार्ड निकालूंगा तो कितना उपाय में होगा, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। क्या सबको समझ में आया ये बात? Yes, sir. Yes, sir.
So that is how I can draw one card. 3 ठो कार्ड है, उसमें से एक कार्ड अलग अलग सूट का निकालने के लिए ये हो सकता है. This 4C3 part is important कि हमको पता करना है पहले कि हम कौन सा 3 सूट ले रहे हैं. तो वो भी हमारे 4 केस में आएगा. 4C3 का वैल्यू वही होता है क्योंकि 4 ठो सूट होता है, उसमें से 3 ठो सूट हम इतना उपाय में निकाल सकते हैं. अब मेरे को पता चल गया कि हमारे पास 3 ठो सूट है, लेकिन वो 3 सूट में से कौन से में किसमें कितना कितना कार्ड है वो हमको पता करना है. उसमें से एक एक कार्ड निकालना है. दैट्स ऑल. ओके, तो ये बन गया हमारा N ऑफ P. तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू हो गया 4C3 इंटू 13C1 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना है, 3 ठो कार्ड ड्रॉ किए थे ना, 52C3 हो गया. F हो गया, पता चल गया सबको. ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ऑल आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन. 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 सेम डिनोमिनेशन का मतलब क्या हो गया, सेम चीज मार्क होगा उनमें. मतलब हो सकता है सब तीनों का तीनों ए से, हो सकता है तीनों का तीनों 2 है, हो सकता है तीनों का तीनों 3 है, हो सकता है तीनों का तीनों 4 है. ऐसे करके हो सकता है तीनों के तीनों 10 है, जे है, के है, क्यू है. तो इनको बोलते हैं सेम डिनोमिनेशन. जब उनका ऊपर जो नंबर चिपका होगा ना वो सेम होगा तो हम बोलते हैं सेम डिनोमिनेशन. पता चला कि नहीं? तो अगर मैं इसको लॉजिकली सोचूं तो कुछ क्या हो सकता है, 3 SS हो सकता है, 3 1s हो सकता है, 3 2s हो सकता है. ऐसे करके हमारा बहुत सारे केसेस हो सकता है. कितने सारे केसेस होगा बताओ, यहाँ पे 13 केसेस होगा. ये स्लैश में आएगा, मतलब और में चलेगा. दिस और दिस और दिस और दिस और दिस. तो स्लैश में आया मतलब ये और हो गया. तो और हो गया तो मतलब वहां पे प्लस हो जाएगा. लेकिन सारे में क्योंकि सेम वैल्यू आएगा तो प्लस ना करके 13 इंटू कर देंगे. कर सकते हैं ना. तीन तो एस कितना पाई में आ सकता भाई, हमारे पास एस कितना है 4C3. तो 4C3 फिर से 4C3 फिर से 4C3 13 ways 13 times it will come. तो हम क्यों ना इसको लिख दें 13 into 4C3 लिख लेंगे. तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ P निकल के आ गया. ऑलराइट, 13 into 4C3 divided by 52C3 हो गया ना. सो सेम डिनोमिनेशन के लिए हमको ये लेना पड़ेगा. अच्छा आप सोचो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, मैं देखता हूं. हाँ दिया तो है. एच ऑल आर ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन. तो अगर सारे का डिफरेंट डिनोमिनेशन का है तो हमको क्या करना है बता मेरे को. ऑल आर ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन. ये हो गया ऑल आर ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन. सारे कार्ड जो है अलग अलग नंबर का है. ठीक है. तो पहले तो मेरा मन में आएगा, क्या आएगा मेरा मन में, मेरा मन में आएगा कि चारों कार्ड अगर अलग अलग डिनोमिनेशन का है, हो सकता है चारों का चारों सॉरी अलग अलग डिनोमिनेशन का बोला है ना, 3 कार्ड बोला है. ओके ओके सॉरी. तो 3 का डिफरेंट डिनोमिनेशन का है. इसका मतलब है कि हो सकता है कि एक ठो एस है, एक ठो 2 है, एक ठो 3 है. हो सकता है कि एक ठो एस है, एक ठो 5 है, एक ठो 6 है. हो सकता है एक ठो एस है, एक ठो जैक है, एक ठो क्वीन है. हो सकता है एक ठो 2 है, एक ठो 5 है, एक ठो 9 है कि नहीं. सो लाइक दैट आई हैव टू सर्च फॉर हाउ मेनी सच केसेस अराइजेस. ये क्वेश्चन कुछ हद तक तो ऐसे ही हो रहा. ऑल आर ऑफ डिफरेंट सूट. तो हमको पहले 3 ठो सूट लेना पड़ा, फिर वो 3 सूट में से एक एक का निकालना पड़ा. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे पहले तो हमको 3 ठो डिनोमिनेशन लेना पड़ेगा. 3 ठो डिनोमिनेशन लेना पड़ेगा. तो हमारे पास कितना ठो डिनोमिनेशन है कार्ड का 13 डिनोमिनेशन. वेरी गुड. तो 1 से लेकर 13 1 सॉरी ए उसके बाद 2 3 ऐसे के 13 डिनोमिनेशन है. तो 13 डिनोमिनेशन से पहले मैं 3 ठो डिनोमिनेशन चूज करूंगा जो कि मेरे को मिलेगा
13C3 वेज में। अब मेरे को पता चल गया कि आई हैव 3 डिनोमिनेशंस, मतलब A है, 2 है, 3 है, या फिर A है, 4 है, 5 है, ऐसे कुछ 3 डिनोमिनेशन है। इतना वे में आया। सपोज उसमें से एक हो गया क्या, A है, 2 है और 3 है, ऐसे करके 13C3 वेज होगा। वन ऑफ द वेज इज दिस। अब मेरे को पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। एक एक कार्ड निकालेंगे, 2 का एक, A का एक, 3 का एक, तो कितना उपाय में होगा? 2 में A का एक ठो कार्ड होगा, 2 का एक ठो कार्ड होगा और 3 का एक ठो कार्ड होगा। तो A में तो हमारे पास 4 कार्ड है, 4 में से एक कार्ड लेंगे, 2 में भी 4 कार्ड है और 3 में भी 4 कार्ड है, मतलब 4C1 होना है, फिर से 4C1 और ये फिर से 4C1 हो गया। तो हमारा 3 तो 4C1 हो गया, या ये हो गया हमारा 13C3। 4C1 का वैल्यू 4 होता है, इसका क्यूब, या फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगर लिख ले तो इट इज कमिंग 13C3 into 4 का क्यूब डिवाइड बाय नीचे कितना है 52C3। आई होप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। Yes sir. आज जो क्वेश्चन कर रहे काफी सारे लॉजिक इसमें समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर यही कार्ड का ऊपर है अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला है। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, it contains, first bit बोला है कि all kings, hand of 7 cards is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, it contains all kings, बीट बोला है 3 kings, at least 3 kings। चलो इसका मतलब है हमको समझना है कि 7 कार्ड में से हमको 7 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें सारे किंग्स होगा, तो बाकी जो है हिडन हो गया है वो हमको देखना है। ठीक है, तो बोल दिया है क्या, n ऑफ s कितना हो जाएगा हमारा, n ऑफ s इज इक्वल टू 52C3। ऑलराइट, उसके बाद बिट a बोला है और 52C7, ओहो 52C7, सॉरी 52C7। उसके बाद बोला है ऑल किंग्स, ऑल किंग्स बोल दिया है, मतलब हमको समझ जाना है कि 4 किंग है और 3 ठो अदर्स है, ये तो हमको समझ जाना है ना। तो n ऑफ e का वैल्यू आई थिंक इट इज कमिंग 4C4 इनटू 3 ठो अदर बोल दिया है, मतलब किंग के अलावा हमारा 52 कार्ड्स और है, 48C3, 48C3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू हो गया हमारा 4C4, ये तो 1 होता है, 48C3 डिवाइडेड बाय 52C7। ऑल ऑफ यू गॉट इट? yes sir. सेकेंड बिट बोला है 3 किंग्स, वो तो बन ही जाएगा। बिट बी बोला है 3 किंग्स, बिट बी हमको बोला है 3 किंग्स। चलो मैं जल्दी लिख देता हूँ इसका वैल्यू। n ऑफ e का वैल्यू हो गया हमारा क्या, 3 किंग्स मतलब 4C3 और 4 ठो अदर होगा 48C4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e हो गया हमारा 4C3 into 48C4 डिवाइडेड बाय 52C7। आई होप सबको आराम से समझ में आ रही है सब चीज। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि एटलीस्ट 3 किंग्स, बिट बी बोला है और बिट सी एटलीस्ट 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स। तो अगर एटलीस्ट 3 किंग्स है तो हमको देखना पड़ेगा 2 केस, 3 किंग 4 अदर और 4 किंग 3 अदर, मतलब ये दोनों को मिला देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। या फिर ये दोनों का अगर निकाले दिए हैं तो इनको ऐड करके फिर माइनस भी कर सकते हैं। चलो वो लंबा होगा, ये जल्दी होगा। 3 किंग 4 अदर, वो लिखा है 4C3 into 48C4 प्लस 4C4 into 48C3। तो ये हमारा n ऑफ p हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p निकालने से डिवाइड कर दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू व्हाट,
4C3 into 48C4 plus 4C4 into 48C3 divided by 52C7 हो गया? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से वही कार्ड का ऊपर एक क्वेश्चन है। बोला क्या है कि if shuffling of a pack of cards in होगा, if नहीं, in shuffling of a pack of cards 3 cards are accidentally dropped one by one, 3 ठो कार्ड नीचे गिर गया। What is the probability that the missing cards are of the same suit? मिसिंग कार्ड्स जो है सेम सूट का है, तो क्या है इसका प्रोबेबिलिटी, है ना? तो क्या होगा? डिफरेंट डिनोमिनेशन जैसा है। बीट दो अलग अलग दिया क्या? मिसिंग कार्ड्स ऑफ बीट ए हो गया डिफरेंट सूट, सॉरी बीट ए हो गया हमारा डिफरेंट सूट और बीट बी हो गया हमारा सेम सूट। हो गया? क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर लिया, मतलब आगे पीछे हो गया था। डिफरेंट से पहले ये आएगा डिफरेंट सूट, 3 ठो कार्ड जो हो गया और डिफरेंट सूट, अलग अलग सूट का है, और दूसरा बीट क्या बोल दिया है कि सेम सूट का है। ओके, तो क्या होगा बताओ? 1 by 1 बोला है। एक काम करते हैं, पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, ऐसे करके निकालते हैं। पहला ड्रॉप हुआ है, फिर दूसरा ड्रॉप हुआ है, फिर तीसरा ड्रॉप हुआ है, ऐसे करते हैं, है ना बेटे? प्रोबेबिलिटी 3 drop cards are of different suit, are of different suit। तो यहां पे अगर हमारे को 4 कार्ड देता ना तो और अच्छा हो जाता, 4 कार्ड देता तो थोड़ा अच्छा हो जाता, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाता। अगर 4 कार्ड ड्रॉप हुआ है तो डिफरेंट सूट के लिए हम क्या बोल देते हैं, अच्छा एक ठो इसमें से, एक ठो उसमें से, एक ठो उसमें से, एक ठो उसमें से। अब क्योंकि 3 कार्ड दिया है तो मेरे को पहले पता तो करना पड़ेगा कि किसमें से ड्रॉप हुआ है। तो मेरा मन में आया कि हार्ट डायमंड क्लब में ड्रॉप हुआ है, या फिर हार्ट डायमंड स्पेड में ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब पहले तो 4C3 करना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात? पहले हमको 4C3 करना पड़ेगा, ओके, उसके बाद उसमें से ड्रॉपिंग वाला देखेंगे, ठीक है? तो दैट कैन बी डन इज इक्वल टू प्रोवाइड का पी कितना हो जाएगा 4C3 इनटू, अब देखो हमको पता चल गया कि हम 304 केसेस जो होता है वो ऑलरेडी ले चुके हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं। अब मैं सोचूंगा कि 3 तो डिफरेंट सूट से कार्ड गिर रहा है। पहला कार्ड गिरा तो 52C1 ये सैंपल स्पेस हो गया, वो मान लेते हैं हार्ट का है, तो हो गया 13C1। आया समझ में सबको? इनटू अब हमारा सेकंड कार्ड गिरा, एंड अभी हमारा सेकंड कार्ड गिरा तो कार्ड तो 51 था ही, तो 51C1। ओके, अब हम देख रहे हैं कि दूसरा सूट से कार्ड गिरा, तो दूसरा सूट पे भी तो हमारा 13 कार्ड से, तो 13C1। ओके, अब फिर से तीसरा कार्ड गिरा, अभी कार्ड 50 कार्ड था, तीसरा कार्ड गिरा तो 50C1 हो गया। अब ये हमारा फिर से एक अलग सूट से आ रहा, अलग सूट में अभी भी 13 कार्ड से, तो 13C1। क्या समझ में आया सबको? यस सर। सो ये जो भी आएगा आंसर। बिट बी हम कर रहे हैं अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। तो अगर मेरा मन में आएगा सेम सूट बोलने से, हो सकता है तीनों का तीनों हार्ट का होगा, या फिर तीनों का तीनों डायमंड का, या फिर तीनों का तीनों क्लब, या फिर तीनों का तीनों स्पेड, मतलब 3 हार्ट और बोल सकते हैं 3 डायमंड और 3 क्लब और 3 स्पेड। हो गया ना? ऐसे हो सकता है, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे स्लैश दिया हो मतलब ये प्लस में आ जाता है, तो सेम चीज 4 बार आएगा तो 4 लिख देंगे इनटू। अब हम देखेंगे 3 कार्ड सेम सूट का गिर रहा है। पहला गिरा, हार्ट का ही सोच लेते हैं, पहला गिरा
13C1 बाय 52C1। अभी हमारा दूसरा कार्ड गिरेगा, दूसरा कार्ड गिरेगा तो क्योंकि कार्ड 51 है तो 51C1 होगा, ओके ना। अब ये 13C1 नहीं होगा, कितना होगा बताओ? कार्ड एक तो गिर चुका है उस सूट का, तो 12 कार्ड्स बचा होगा ना, 12C1। सर और इन एड कहाँ पे? सर 3 हाँ ठीक है, कंफ्यूजन हो गया तो एक काम करते हैं, 4 into 3 हार्ड कार्ड्स ड्रॉप, ओके। तो और कहां के लिए आया? ये हार्ट का प्लस 3 डायमंड का प्लस 3 क्लॉक का प्लस 3 स्पेड का। अभी समझ में आया? यस सर। तो और इस केस में आएगा, मतलब ये तो पूरा निकलेगा, ये एंड में निकलेगा, हार्ट एंड हार्ट एंड हार्ट, उसके बाद ये एंड में निकलेगा फिर से, लेकिन ये दोनों जब निकलेगा वो और हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस Yes. तो 4 इंटू अभी 3 हार्ट कार्ड्स जब ड्रॉप लिख रहा हूं, मतलब हार्ट उसके बाद फिर से हार्ट एंड होगा, वहां पे और नहीं होगा, हार्ट एंड हार्ट एंड हार्ट, पहला में हार्ट एंड, दूसरा में भी हार्ट एंड, तीसरा में भी हार्ट। आया समझ में? यस सर। So this answer is going to be now 4 into 13C1 by 52C1। अभी फिर इंटू हो जाएगा, इंटू होगा क्योंकि एंड सेकंड में भी हार्ट गिरेगा अभी, तो ये हो गया 51C1, ये हो जाएगा 12C1। अभी हमारे पास कार्ड बचा है 50 कार्ड्स, उसमें से गिरेगा तो 50C1 हो जाएगा और ऊपर में हमारा 11C1 हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है हमको? क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट इन वन हैंड ऑफ ए गेम ऑफ ब्रिज। तो गेम ऑफ ब्रिज बोलने से हमारा क्या होता है कि कार्ड्स को ना हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कार्ड को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 4 जन में इक्वली, 4 जन में हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कार्ड्स को, ठीक है। तो उसमें से किसी एक के पास बोला है कि व्हाट इज द इन वन हैंड, मतलब किसी एक के पास क्या हो गया कि नॉट अ कार्ड सेम सूट का आ गया, ये बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। तो किसी एक के पास कितना कार्ड आता है बोले हम? अगर हम ये गेम खेल रहे हैं, हर एक के पास 13 कार्ड्स आता है, ठीक है। तो हम पहले तो उसको लिख लेते हैं कि ब्रिज में 4 प्लेयर होता है, हर प्लेयर के पास 13 कार्ड्स होता है। इन ब्रिज, ये गेम का नाम है, कार्ड्स का है ना। इन ब्रिज देयर आर 4 players, each getting 13 cards, each getting 13 कार्ड्स। तो मैं n ऑफ s का बात अगर करूंगा तो 52C13, मतलब 52 में से कोई भी 13 कार्ड उसके पास जा सकता है। ये तो सही है, समझ में आ गया सबको? अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं ई के बारे में। ई बोला क्या है कि सेम सूट का नोट कार्ड आएगा, 9 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, 9 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, ओके। नॉट अ कार्ड सेम सूट का आएगा, तो ये कितना उपाय में हो सकता है? तो फिर यही प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि हमारे पास तो 4 सूट है, कोई भी सूट में से आ सकता है, कोई भी सूट में आ सकता है, मतलब हार्ट में से 9 कार्ड आ सकता है, डायमंड में से 9 कार्ड हो सकता है, क्लॉब में से 9 कार्ड हो सकता है और स्पीड में से 9 कार्ड हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि 9 हार्ट का और 9 डायमंड का और 9 क्लॉक का और 9 स्पेड का, ये हो सकता है। तो हार्ट कार्ड में से कितना हो सकता है फिर ये 13C9 और बोला है, मतलब प्लस होते जाएगा, तो 4 इंटू इतना, क्या सही है? Yes, sir. नहीं सही नहीं है, बोलो क्या गलती है यहाँ पे?
गलत क्या है, सही नहीं है, ये भी जो लिखा हूं दिट इज नॉट करेक्ट, मतलब इवेंट ये नहीं है, क्या गलती हुआ है। देखो इवेंट हमेशा एक्सपेरिमेंट से आता है, इवेंट ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट जो है उससे हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, सैंपल स्पेस से ही इवेंट निकलता है। जरा सैंपल स्पेस में देखो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, सैंपल स्पेस में हमारे पास कितना कार्ड है, 13, तो अभी इसमें हमारे पास कितना कार्ड हुआ, 36, इसमें नहीं 36 नहीं, ये सिलेक्शन तो हम, ये तो 4 हुए में ना, 9 कार्ड्स आ गए, 36 कार्ड 9 कार्ड्स आ गया, तो ऐसे कैसे होगा। जो भी इवेंट होता है तो सैंपल स्पेस से आता है, सैंपल स्पेस में तो हमारे 9 कार्ड वाला चीज है, सॉरी 13 कार्ड वाला चीज है, अभी 9 कार्ड हो गया तो कैसे होगा। तो ही चीज हमको हमेशा सोचना पड़ेगा कि हमको जो क्वेश्चन दिया है उसी का हिसाब से हमारा इवेंट होना चाहिए। तो जो लिखा होगा खाली उसको मत पढ़ो, उसमें से सोचो कि क्या मेरा इवेंट सैंपल स्पेस पर जैसा आ रहा है, क्योंकि सैंपल स्पेस में से ही कुछ चीज इवेंट आता है। तो अभी सैंपल स्पेस में तो सारे 13 कार्ड वाला है, अभी मैं 9 कार्ड लिख के तो खुश हो जाएगा, तो कैसे होगा, मेरा तो 13 कार्ड होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो हिडन चीज है क्या, वो हिडन चीज ये है कि 9 हार्ट 4 अदर, 9 डायमंड 4 अदर, 9 क्लॉक 4 अदर एंड 9 स्पेड 4 अदर। क्या समझ में आया सबको। yes sir, तो ये 4 तो अदर कार्ड का बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा ताकि हमारे पास 13 कार्ड्स आ जाए। तो अब मेरे को बताओ, अगर हम 4 तो अदर कार्ड निकालेंगे, 4 तो अदर कार्ड कितना उपाय में निकलेगा हमारे पास। एक शूट करिए से मान लेते ना, मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको 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 कंसीडर कर चुका हूँ, तो मतलब मैं खाली एक के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 9 हार्ट आ जाए और 4 तो अदर आ जाए। जरा सोच के बताओ क्या उपाय में होगा। 9 हार्ट आ चुका है, 4 तो अदर कार्ड लेना है, व्हाट विल बी दैट। 4 तो अदर कार्ड मैं लूंगा कहां से, वो सोचो। हमारे पास बच जाएगा 52 -13, हाँ 52 - 13 जो कि 39 होता है, बाकी जो बचेगा उसमें से मैं 4 ठो कार्ड लूंगा। तो कैन बी डन इन 39 C4। अरे समझ में आया मेरे बात। yes sir, प्लीज हमेशा क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ोगे, सही ढंग से उसको क्या करोगे, सोचोगे कि क्या बोला है क्वेश्चन में, ओके ना। उसको मिस इंटरप्रेट मत कर देना क्वेश्चन में जो लिखा है, ऑलराइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा फिर 4 × 13C9 × 39C4 डिवाइडेड बाय 52C13। क्लियर हो गया ये। yes sir, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ठीक है। ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोला है कि 12 persons seated around a round table, what is the probability that two particular persons sit together। मतलब ये टुगेदर वाला क्वेश्चन आ गया और काफी सिंपल है। तो मेरे को बताओ कि राउंड टेबल में अगर 12 पर्सन को बैठाना है, हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम। 11 वेरी गुड, ओके। n ऑफ s हो गया हमारा 11 फैक्टोरियल, n ऑफ s इज योर 11 फैक्टोरियल। अब e का बारे में बोला है क्या, 2 particular persons are always together, ओके। तो फिर हम टुगेदर का कंसेप्ट लगाएंगे। टुगेदर का कंसेप्ट मेरे को ये बताता है कि भाई जो जो टुगेदर है उनको एक ले लो। अगर उनको एक ले लेंगे, हमारे पास 12 जन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B, ये 12 जन हमारे पास था। ये 12 जन में से मेरे को क्या बोलना है कि 2 पर्टिकुलर पर्संस, वो दोनों को मैं अलग से लिखा A और B, इनको साथ साथ रहना है, ये दोनों को साथ साथ रहना है।
तो फिर ये दोनों को एक ही सोचना है हमको। हमेशा ही हम ऐसे करते हैं टुगेदर वाला क्वेश्चन में। जब इनको हम एक सोच लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्संस कितना बन गया? 11। तो 11 को राउंड टेबल में बैठाना है 10 फैक्टोरियल। ये दो जो साथ साथ थे वो लोग आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो योर आंसर विल बी n ऑफ p विल बी, मैं पूरा लिख दे रहा हूं है ना, 12 में से -2 कर दिया मैं, ऑलराइट, +1 कर दिया, अरे यार नहीं कर सकते, फिर तो -1 करना पड़ेगा ना, दिक्कत डायरेक्ट समझ जाओ। 11 - 1 फैक्टोरियल कर दिया मैं इनटू 2 फैक्टोरियल। वो चीज में लॉजिकली समझा दिया क्या होता है, अभी मैं उसको लिख दिया ऐसे, ठीक है। 11 - 1 क्यों लिखा पता चल गया, क्योंकि 10 + 1 11, फिर उनको राउंड टेबल में बैठाया तो -1 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल, नहीं 11 फैक्टोरियल। ये तो बन ही सकता है, तो बना देते हैं 10 फैक्टोरियल इंटू 2 बाय 11 इंटू 2 बाय 11। तो ये हमेशा टुगेदर के लिए बोल दिया है, अगर नेवर टुगेदर बोल देगा तो माइनस करके करना, ओके। चलो, तो ये हमारा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसको, है ना, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगले क्लास में कुछ और पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का, बाकी एडिशन थ्योरम, ओके। फिर ऑड्स का बारे में पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसका नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ऑलराइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग को क्या, लिमिट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होने के बाद लिमिट खत्म हो जाएगा तो मैं 12 का ही चालू कर दूंगा। 12 में कंटिन्यूटी वगैरह ये सब है, सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। चलो, क्या बोला, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग यू एंड योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, 2 sections are created of 60 and 40 students. Find the probability that, first bit बोला है you both are in the same section, और सेकंड bit बोला है you both are not in the same section. तो सेकंड bit का तो आंसर कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट bit का जो आंसर निकला है उसमें से माइनस कर देंगे। फर्स्ट बिट का जो आंसर निकला है उसमें से अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि या तो सेम सेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा, 2 जन है तो अच्छा हो गया चीज, तो 1 माइनस उतना कर देने से निकल जाएगा, ओके। चलो, अब देखते हैं कि कैसे 2 सेक्शन बन सकता है, कैसे हमारा 2 सेक्शन बन सकता है। n ऑफ s कितना हो जाएगा भाई, पहला सेक्शन a और b सोचो, मान लेते हैं ये सेक्शन a है और ये सेक्शन b है, इसमें हमको 60 जन चाहिए, इसमें हमको 40 जन चाहिए, है ना। इसमें मेरे को 60 स्टूडेंट चाहिए, इसमें मेरे को 40 स्टूडेंट चाहिए, तो 100 में से 60 सिलेक्ट करो ना, 100 C 60, बस हो गया, ये सेक्शन बन गया। 100 में से 60 स्टूडेंट को अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा सेक्शन बन गया, सेक्शन है। सेक्शन है बनते ही सेक्शन भी तो ऑटोमेटिक बनेगा, उसका तो जरूरत नहीं है, लेकिन चाहेंगे तो हम लिख लेंगे। 40 जन बचा है, उसमें से 40 का 40 लेना है, काम खत्म। अगर यहाँ पे बोलता है कि 110 जन है, अगर हमको बोलता है कि 110 जन है, इसमें से 40 इसमें और 60 का 2 सेक्शन बना, बाकी जो गया भाड़ में गया, तो उनका बारे में सोचना नहीं है। तो इन दैट केस हमारा ये कुछ वैल्यू निकालते फिर 110 C 60 into 50 C 40। अब इसमें तो क्या निकालना है, बाकी 40 बच गया तो ऑटोमेटिक दूसरे में चले गया, तो 60 C 40 C 41 होता है, सबको पता है। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर हमको इवेंट A बोला है, BT में इवेंट को क्या बोला है, you both are in the same section, you both are in same section। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि तुम 2 सेक्शन में हो, मतलब तुम दोनों एक ही सेक्शन में हो, तो हो सकता है तुम दोनों A में हो या फिर B में हो। बोथ आर इन A और बोथ आर इन B। अब ये और वार्ड देखते ही मेरे को पता चला कि मेरे को प्लस करना पड़ेगा, ये और वार्ड देखते ही मेरे को पता चला कि मेरे को प्लस करना पड़ेगा।
तो ये वाला जगह जो है ना, ये वाला जगह में मेरे को लॉस लिखना पड़ेगा। चलो अब इसका बारे में बात करते हैं। किसका बारे में बात करेंगे कि हमारे पास दो ठो सेक्शन है, अभी हम दोनों ए सेक्शन में हैं, दोनों ए सेक्शन में हैं। तो ए सेक्शन में कितना जन चाहिए भाई मेरे को? ए सेक्शन में 60 चाहिए, जिसमें से कि 2 तो तुम आ चुके हो, 2 जन तो आ चुका है। और कितना जन चाहिए एक्चुअली में? 58 चाहिए। और कितना में से चाहिए? कितने में से 58 चाहिए? 60 से नहीं, 60 से 58 नहीं चाहिए। हमको तो क्रिएट करना है ना, अभी ना हमको क्रिएट करेंगे। अभी हम सवाल में फिर से चले जाएंगे, खाली रेस्ट्रिक्शन का ऊपर क्रिएट करेंगे। मतलब हमको क्या करना है? 2 सेक्शन क्रिएट करना है। 100 स्टूडेंट में से 2 सेक्शन क्रिएट करना है। ये सेक्शन में 60 जन आएगा, लेकिन वो सेक्शन में 60 98 में से हमको लेना है 58 जन। और बाकी जो बच गया वो तो ऑटोमेटिकली चले ही गया दूसरा सेक्शन में। 60 C 40 हो गया। चलो ये एक बात हो गया, समझ में आया ना? अब हम लोग बात करते हैं, हाँ यस सर। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं अगर बोथ आर इन सेक्शन बी, अगर दोनों सेक्शन बी में है तो पहले बी का बात कर लेते हैं। बी में तुम 2 जन तो पहले हो ही, तुम 2 जन पहले हो, या फिर जो जिसका बात कर रहा है उसका बेस्ट फ्रेंड, दोनों है पहले। और कितना जन चाहिए? 38 आउट ऑफ, हाँ, तो 98 C 38। तो बाकी जो बच गया तो ऑटोमेटिकली उसमें चले जाएगा 60 C 60। डन। तो ये हो गया हमारा इवेंट। तो अगर ये इवेंट हो गया तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, दिस इज योर 98 C 58, ये तो 1 होता है, प्लस 98 C 38 डिवाइडेड बाय कितना है भाई? 100 C 60, 100 C 60 और 40 C 40 छोड़ो, जो होगा नहीं। ठीक है, तुम बोलोगे सर नहीं, पहले हम 40 वाला लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 C 40 इंटू 60 C 60, वो भी सेम ही वैल्यू देगा। क्लियर? यस सर। तो बिट बी करोगे क्या? माइनस, बोथ आर इन डिफरेंट सेक्शन, बिट बी करोगे, माइनस कर लोगे तो निकल जाएगा बिट बी। ये हो गया क्या? बोथ आर इन डिफरेंट सेक्शन, both are in different section. Therefore, probability of E is equal to 1 minus probability both are in same section. जो भी निकलेगा 1 minus 98 C 58 plus 98 C 38 by 100 C 40 या 60, जो भी लिखेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। चलो यस सर। फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, राइट?